हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा सूरल आज समष्टि अर्थशास्त्र में ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर आपके सम्मुख चर्चा करने जा रही हूँ। ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत को ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बचत और निवेश का संबंध ब्याज की दर से किया गया है। समाज में जो भी बचत की जाती है वह पूंजीगत माल के उद्योगों में निवेश कर दी जाती है। यह ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत न होकर एक वास्तविक सिद्धांत होता है, क्योंकि निवेश की मांग के पीछे पूंजीगत माल की मांग व पूंजी की उत्पादकता होती है तथा बचत की पूर्ति के पीछे वास्तविक त्याग व किफ़ायत और समय अधिबान के तत्व व प्रतीक्षा के तत्व होते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज की विभिन्न दरें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ नियंत्रित दरें होती हैं। ये देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं, लेकिन आमतौर पर ब्याज की दर पूंजी का भुगतान या प्रतिफल होती है। यह वार्षिक रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे यदि हम ये कहें कि 20% वार्षिक ब्याज की दर है, इसका मतलब यह है कि 100 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए उपभोग करने पर 20 रुपये का ब्याज दिया जाएगा। अर्थशास्त्र में ब्याज का विषय काफ़ी विवादाग्रस्त रहा है। 1936 में जेएम कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशित होने से पूर्व अनेक अर्थशास्त्री ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत समय अधिमान सिद्धांत को ही अधिक महत्व देते थे। विक्सेल 1901 में जिन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, वह एक अपवाद थे जिन्होंने ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत की भी चर्चा की थी। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का ही समावेश किया जाता है। अब दो महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, विशुद्ध ब्याज और सकल ब्याज। जिस प्रकार लगान के संबंध में आर्थिक लगान व ठेका लगान में भेद किया जाता है, उसी प्रकार विशुद्ध ब्याज व सकल ब्याज में भी भेद करना आवश्यक होता है। विशुद्ध ब्याज में केवल पूंजी के उपभोग के लिए पेमेंट किया जाता है। सकल ब्याज पर ऋणों की अवधि, जोखिम, ऋण की प्रकृति, प्रबंध व्यय, विभिन्न किस्म की प्रतिभूतियों, कर संबंधी लक्षणों, अनेक कानूनी, प्रशासनिक व कार्यात्मक पद्धतियों के अंतरों को भी शामिल किया जाता है और उनका इस पर ब्याज की दर पर प्रभाव पड़ता है। इन तत्वों में से प्राय जोखिम, प्रबंध व्यय एवं अवधि का प्रभाव ब्याज की बाजार दर पर विशेष रूप से देखा जाता है। भारतीय गांवों में महाजन कृषक से जो ब्याज लेते हैं, उसमें जोखिम व प्रबंध आदि का प्रतिफल भी शामिल होता है। जोखिम दो प्रकार की होती है, व्यावसायिक जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम। कृषि में व्यावसायिक जोखिम अधिक होती है क्योंकि इस पर प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। व्यक्तिगत जोखिम एक व्यक्ति के स्वभाव, आदत व आर्थिक कार्यदशा से भी निर्धारित होता है। जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी नहीं होती और जो रुपया चुकाने में आनाकानी करता है, उसे रुपया उधार देने में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जोखिम अधिक होने पर ब्याज की दर बढ़ जाती है। कृषक के लिए ब्याज की ऊंची दर होने का एक कारण जोखिम अधिक होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रुपया उधार देने वाले को ऋण के प्रबंध व्यय का भी भार स्वयं उठाना पड़ता है। यह आवश्यक हिसाब किताब रखता है और समय पर उधार लेने वालों से रुपया वसूल करने की व्यवस्था करता है। इन सब कारणों से भी ब्याज की दर बढ़ जाती है। ऋणदाता को ऋण चुकाने में असुविधा, ऋण देने में असुविधा होती है क्योंकि वह कुछ समय तक अपने मुद्रा के उपयोग से वंचित हो जाता है। अतः दीर्घकालीन ऋणों पर असुविधा अधिक होने पर ब्याज की दर भी अपेक्षाकृत ऊंची होती है। इनमें जोखिम का अंश भी अधिक होता है। अल्पकालीन ऋणों में जोखिम और असुविधा कम होने पर ब्याज की दर बहुत नीची होती है। इस प्रकार ब्याज की विशुद्ध दर वह दर होती है जिसमें जोखिम, प्रबंध आदि तत्व नहीं होते। प्रायः प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, उन पर जो ब्याज दिया जाता है वह विशुद्ध ब्याज की दर कहलाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज के जितने भी सिद्धांत पाए गए हैं, उनका संबंध विशुद्ध ब्याज से ही होता है। ब्याज के विभिन्न सिद्धांतों में इसी विशुद्ध ब्याज के कारणों की जांच करने एवं इसकी दर को निर्धारित करने के विवेचन किए जाते हैं। अब ब्याज की मौद्रिक दर और वास्तविक दर में भी अंतर पाया जाता है। ब्याज की दर के संबंध में इसकी मौद्रिक दर
वास्तविक दर में अंतर करने का भी काफ़ी महत्व है। मौद्रिक दर के 10% होने का अर्थ यह है कि उधार देने वाले व्यक्ति को वर्ष के अंत में जब वह उधार लेने वाले व्यक्ति को वर्ष के अंत में जब वह उधार देने वाले व्यक्ति को चुकाएगा तो वह 100 रुपये मूलधन और 10 रुपये का ब्याज देगा, जिससे वह उधार देने वाले व्यक्ति को 110 रुपये देगा। लेकिन यह संभव हो सकता है कि इस बीच मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाए। मान लीजिए मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अंत में 10% होती है तो ब्याज की वास्तविक दर 10 - 10 = 0% होगी। अर्थात उधार देने वाले व्यक्ति को शुरू में 100 रुपये में जो वस्तुएं और सेवाएं मिलती थी, वर्ष के अंत में 110 रुपये में उतनी ही वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी, क्योंकि महंगाई 10% बढ़ गई। इसलिए उसके लिए 100 रुपये का उधार देना व्यर्थ ही रहा। इसी प्रकार मुद्रास्फीति की दर के ब्याज की मौद्रिक दर से अधिक होने पर ब्याज की वास्तविक या असली दर ऋणात्मक हो जाती है, जिससे ऋणदाता घाटे में रहता है। अतः जिस प्रकार श्रमिक की रुचि वास्तविक मजदूरी में होती है, उसी प्रकार ऋणदाता की रुचि ब्याज की वास्तविक दर में होती है। सरकार को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके ब्याज की वास्तविक दर को नियंत्रण गिरने से रोकना चाहिए, तभी ऋणदाताओं को रुपया उधार देने का आकर्षण बना रहेगा। किसी देश में अगर मुद्रास्फीति की दर 12% और ब्याज की मौद्रिक दर 10% पाई जाती है तो ये कहा जाएगा 10 - 12, यानी ब्याज की वास्तविक दर -2% रही, जिससे ऋणदाताओं को हानि और ऋण लेने वाले व्यक्तियों को लाभ होगा। अब हम ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत की यदि हम चर्चा करें तो ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ऋणदाता इसलिए ब्याज लेता है कि उसे उधार देने में त्याग करना होता है। सीनियर ने त्याग शब्द का उपयोग किया था। जो व्यक्ति उधार देता है उसे अपने वर्तमान उपभोग का त्याग करना होता है, अतः इस त्याग के बदले में कुछ प्रतिफल देना ज़रूरी हो जाता है। बाद में मार्शल ने इसके स्थान पर प्रतीक्षा शब्द का उपयोग किया था, क्योंकि धनी लोगों को अपनी मुद्रा उधार देने में कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें अपना रुपया लौटाने की प्रतीक्षा आवश्यक रूप से करनी पड़ती है। ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत ब्याज के प्रारंभिक सिद्धांतों में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा है। इस सिद्धांत के विकास में ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री बोहम बावर्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इरविंग फिशर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। समय अधिमान सिद्धांत को नव क्लासिकल सिद्धांतों की श्रेणी में रखा गया है। ब्याज के शुरू के सिद्धांतों में उसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया। ब्याज के प्रारंभिक सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो यह उन सिद्धांतों की श्रेणी में आता है जिनमें गैर मौद्रिक तत्वों अथवा वास्तविक तत्वों पर अधिक जोर दिया गया। ब्याज के समय अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता होती है, और ब्याज इसलिए देना पड़ता है कि लोग भविष्य में उपभोग करने के बजाय वर्तमान में उपभोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग वर्तमान उपभोग को कम करके निवेश के लिए अपनी बचतें तभी उपलब्ध कराते हैं जब उन्हें ब्याज का भुगतान के रूप में कोई धनराशि या प्रीमियम दिया जाता है। बोहम बावर्क ने ब्याज के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, उपभोक्ता को यह आशा होती है कि उसके लिए भावी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी क्योंकि भविष्य में उसकी आमदनी अधिक हो जाएगी। दूसरा, जीवन की अनिश्चितता व अन्य अविवेकपूर्ण कार्यों में भावी वस्तुओं के स्थान पर वर्तमान वस्तुओं को अधिक पसंद किया जाता है। तीसरा, उत्पादन की घुमावदार विधियों और प्रक्रियाओं को तकनीकी दृष्टि से बेहतर माना जाता है। पूंजी की सहायता से उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसके लिए पहले पूंजी का निर्माण किया जाता है और उस क्रिया में उपभोग कम करना पड़ता है, अतः आवश्यक बचत की जाती है। समय अधिमान सिद्धांत के अनुसार पूंजी उत्पादन एक पृथक साधन मानी जाती है और इसकी विशुद्ध सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है तो इसकी सेवाओं का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन पूंजी का उपभोग न करके अधिक उत्पादन श्रमिक पूंजी का उपभोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता में से ब्याज दिया जा सकता है, लेकिन विशुद्ध सीमांत उत्पादकता
इस बात को नहीं समझाती। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज इसलिए देना पड़ता है क्योंकि लोग बिना वर्तमान उपभोग को कम करे को इसके बिना वर्तमान उपभोग को कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस सिद्धांत में बचत की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। ब्याज के बढ़ने पर बचत की मात्रा बढ़ेगी और ब्याज के घटने पर बचत की मात्रा घटेगी। अतः बचत के पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होगा, अर्थात ये ऊपर की ओर जाएगा और इसे इस चित्र में SS के द्वारा दर्शाया गया है। पूंजी का मांग वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ होता है क्योंकि यह पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता पर आधारित होता है। पूंजी के संबंध में उत्पत्ति ह्रासमान नियम लागू होने के कारण ही ऐसा होना स्वाभाविक होता है। जो जो अन्य साधनों के स्थिर रहने पर पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है त्यों तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घट जाती है। पूंजी की मांग को निवेश मांग भी कहा जाता है। चित्र में II को रेखीय रूप में दर्शाया गया है। यह वक्राकार भी हो सकता है। चित्र में II वक्र पूंजी का विशुद्ध सीमांत उत्पादकता वक्र है और निवेश वक्र भी हम इसे कह सकते हैं और बचत का पूर्ति वक्र SS II को E बिंदु पर काटता है और वहाँ पर ब्याज की दर निर्धारित होती है। इस पर OQ बचत और OQ निवेश मात्राएं आपस में बराबर होती है। संतुलन में ब्याज की दर पूंजी की विशुद्ध सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। अतः यह सिद्धांत मांग और पूर्ति के सरल विश्लेषण पर आधारित है। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार बचत और निवेश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बचत और निवेश की एक दूसरे से स्वतंत्रता इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है कि मान लीजिए कभी आविष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से निवेश की क्रिया बढ़ जाती है तो II वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है और पुराने दिए हुए पूर्ति वक्र SS को ऊंचे बिंदु पर काटेगा जिससे ब्याज की दर बढ़ जाएगी। चित्र में ऊंचा निवेश वक्र I1 पूर्व SS को E2 बिंदु पर काटता है जिससे ब्याज की दर बढ़कर I2 हो जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि लोग अधिक बचत करने लग जाते हैं जिससे बचत वक्र दाहिनी तरफ आ जाता है तो वह पुराने II वक्र को E1 पर काटेगा जिससे ब्याज की दर घटकर I1 पर आ जाती है। इस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज के संबंध में निम्न 3 समीकरणों को दिया गया है। S इज अ फंक्शन ऑफ I इज अ फंक्शन ऑफ I, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ I। S इज अ फंक्शन ऑफ I का मतलब सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है। I इज ए फंक्शन ऑफ I का मतलब इन्वेस्टमेंट ब्याज की दर का फलन है और संतुलन बिंदु पर S इज इक्वल टू I यानी बचत और निवेश बराबर होते हैं। अब हम प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं देखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत और ब्याज की दर में कमजोर संबंध होता है लेकिन इस सिद्धांत में गहरा संबंध माना गया है। कीन्स ने बताया कि आमदनी का विशेष रूप से बचत पर प्रभाव पड़ता है। बचत पर बच्चों की शिक्षा, शादी, बुढ़ापे आदि के लिए की गई व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। कीन्स ने बचत और निवेश की समानता ब्याज की दर की बजाय आमदनी के परिवर्तन से स्थापित की। इस सिद्धांत में साधनों के में मुद्रा के इसमें निवेश का प्रभाव आमदनी पर नहीं देखा गया है जबकि निवेश का प्रभाव आमदनी पर पड़ता है। तीसरा, इसमें मुद्रा की सट्टे मांग व मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव ब्याज की दर पर और आमदनी के स्तर पर नहीं देखा गया है। कीन्स ने अपने ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत में ऐसा किया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ब्याज के समान अधिमान सिद्धांत क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज को एक मौद्रिक तत्व नहीं माना गया है। इसमें साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्वीकार किया गया है जबकि क्योंकि सभी साधनों का वर्तमान उपभोग और भावी उपभोग में चुनाव का प्रश्न उपस्थित होता है और त्याग के लिए ब्याज दिया जाता है। यदि काफ़ी साधन अप्रयुक्त दशा में होते हैं तो उनका चाहे जैसा प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें ब्याज की दर अनिर्णित और अनिर्धारित होती है। वैसे ये दोष हिग्स और हैंसन के विश्लेषण को छोड़कर ब्याज के अन्य सिद्धांतों में भी पाया जाता है लेकिन कीन्स ने यह स्पष्ट किया कि ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज की दर अनिर्धारित बनी रहती है। इसमें घुमावदार तर्क पाया जाता है। इसमें हम आय के स्तर को जाने के बिना
बचत को नहीं जान सकते और बचत के बारे में जाने बिना ब्याज की दर को नहीं जान सकते। इस प्रकार हम आय के स्तर को जाने बिना ब्याज की दर को नहीं जान सकते और इसी कारण क्लासिकल सिद्धांत ब्याज की दर के निर्धारण की समस्याओं का कोई वास्तविक हल प्रस्तुत नहीं करता। एडवर्ड शैपिरो का कहना है कि क्लासिकल मॉडल में विवेचन को जरूरत से ज़्यादा सरल बना दिया गया है। यह समग्र मांग को उपभोग वस्तुओं की मांग तथा पूंजीगत वस्तुओं की मांग में विभक्त करने में विफल रहा। इसका अर्थ यह है कि यह बचत और निवेश की प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं पहचानता। थैंक यू वेरी मच।